नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज में। देखिए, स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के छात्र हैं तो ये वाला टेलीग्राम जरूर ज्वाइन करके रखिए। यूट्यूब चैनल में हमारे साथ है तो भी ये वाला टेलीग्राम ज्वाइन करना बहुत ज्यादा जरूरी है। सारे नोटिफिकेशन, सारे अपडेट, सारे मोस्ट इंपोर्टेंट पिक्स, सारा रिवीजन सब कुछ यहाँ पे बताया जाता है। देखिए, ये हमारा एससीएस डेली क्विज चैनल है, इसमें डेली क्विज होती है, बिल्कुल फ्री में, इसको जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। ये हमारा इंस्टाग्राम का पेज है, इसको जरूर फॉलो कर लीजिएगा। स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज करके अगर आप इंस्टाग्राम में सर्च करेंगे तो आपको मिल जाएगा। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दी हुई। इसमें आप स्टोरी सेक्शन जरूर देखते रहा करिए, प्लस इसमें हाईलाइट्स आते रहते हैं और प्लस पोस्ट आती रहती है, इनको जरूर फॉलो करते रहिए। क्या हाल है साथियों, चैनल स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज पे आज आपको समक्ष लेके आ गए 9 अगस्त का करंट अफेयर हिंदी इंग्लिश दोनों ही भाषाओं में यूपी एग्जामिनेशन के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है आज का हमारा सेशन। देखिए, आगे बढ़ने से पहले आप लोग बताते हैं यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा जो है कंप्लीट पेड ग्रुप ऑफ स्विफ्ट टेस्ट सीरीज का पेड ग्रुप चालू है। ज़्यादा जानकारी के लिए 8564880530 9696060889 पे आप लोग कॉल कर सकते हैं। हमारे सोशल मीडिया के हैंडल्स हैं जो फ्री हैं बिल्कुल, आप स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज, टेलीग्राम पे ओनली करंट अफेयर स्टडी फॉर सिविल डॉट सर्विसेज और ओनली यूपीएससी आप लोग सर्च करेंगे तो यू विल गेट दीज फ्री चैनल ईजिली। ठीक, आज के जो हमारे टॉपिक्स हैं जो एमसीक्यू टाइप या फिर सब्जेक्टिव टाइप जहाँ से क्वेश्चन आ सकते हैं वो है ये अकाउंट्स कमेटी, ठीक, पहला। दूसरा है पीएम दक्ष योजना। तीसरा है आपका संसद आदर्श ग्राम योजना। चौथा है पीएम किसान योजना। सारी योजनाएं हैं आज। ठीक, कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन एनसीआर, इसके बारे में हम लोगों ने पीछे पढ़ा था, आज फिर से अभी पास हो गया है, बिल आया था इससे संबंधित, तो इसको फिर से ले लिया है, रिवाइज हो जाएगा आप लोगों का। 9 अगस्त को देखिए विश्व के स्वदेशी लोगों का अंतर्राष्ट्रीय दिवस है। जैसे कि आप लोग मालूम है, जैसे कि यहाँ के जैसे कि आपका यूएसए है, तो यूएसए में जो आप देखते हो आज जो गोरे रहते हैं वो जो है आपके यूरोप से आए हैं। बाकी जो वहाँ के जो ओरिजिनल जो इंडिजीनियस पीपल थे उनको तो रेड इंडियंस बोला जाता था। ठीक, वैसे ही जो है एबोरिजिनल्स भी बोलते हैं इनको। आपका ये 9 अगस्त को जो है इंडिजीनियस पीपल के लिए से इसको जो है हमारा जो है इसको मनाया जाता है। ठीक, तो देखिए हमारा जो पहला टॉपिक है जीएस पेपर 2 से संबंधित वो है आपका कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी। ये क्या चीज़ है? अभी जो हमारी पब्लिक अकाउंट कमेटी है ये बनती है पार्लियामेंट में। ठीक, इसका मेन उद्देश्य ये होता है कि जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद है जिसमें कि एमपी चुन के आते हैं और एमपी क्या है, लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं। ठीक, तो पार्लियामेंट जो है एक तरीके से लोगों की इच्छा शक्ति को जो बताता है कि भैया क्या वो करना चाहते हैं। तो पार्लियामेंट के अंतर्गत होता है काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, जिसको हम लोग कार्यकारिणी या फिर एग्जीक्यूटिव या फिर सरकार बोलते हैं। तो पार्लियामेंट से जब कोई ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है पार्लियामेंट की एक जो है चेक एंड बैलेंस वाला टूल है कि आपका सरकार के ऊपर ये वित्तीय जो फाइनेंशियल जो भी चीज़ें कर रहा है उसका ऑडिट करके उनके ऊपर एक चेक रखती है। तो ये एक तरीके से जो है आपका फाइनेंशियल कमेटी है और जो कि एक सेपरेशन ऑफ पावर बनाए रखती है। और पार्लियामेंट एक तरीके से जो कि जनता की आवाज़ है वो सरकार के ऊपर अपना जो है कंट्रोल रखती है, चेक रखती है, बैलेंस रखती है। तो उसी में एक आपका फाइनेंशियल कमेटी में 3 कमेटियां होती हैं। एक तो हो गया पब्लिक अकाउंट कमेटी, दूसरा होता है पब्लिक जो है आपका अंडरटेकिंग वाली एक है, और एक है एस्टिमेट कमेटी। ठीक, तो 3 होती हैं। ये वाली जो कमेटी है इसमें होते हैं मेंबर 22। ये ऐसे ही क्वेश्चन एक बार यूपीएससी ने पूछा था एक स्टेट में कि बताइए कौन कौन से मेंबर है, और 15 होते हैं लोकसभा से इसमें मेंबर और 7 होते हैं राज्यसभा से मेंबर। ठीक, समझ में आ गई बात। और जो पीएसी होती है पब्लिक अकाउंट कमेटी, ये जो सीएजी होता है अंडर आर्टिकल 148 जो बनाई जाती है संवैधानिक निकाय है, वो अपनी रिपोर्ट देती है पार्लियामेंट में और उस पार्लियामेंट पे पीएसी जो है काम करती है। ठीक, तो एक तरीके से उसको फ्रेंड भी बोला जाता है, आपका सीएजी का फ्रेंड जो है पीएसी है पार्लियामेंट में। तो ये सारी चीज़ें हैं। अभी जो संदर्भ है वो ये है कि पार्लियामेंट की जो पीएसी कमेटी है अभी ये 5 दिन के दौरे पे जा रही है कश्मीर और लद्दाख में अगस्त में। सिंपल सा बस एक ये चीज़ है। और कश्मीर में वहाँ जाके देखना है कि भैया जब से अलग हुआ है जम्मू कश्मीर यूटीज़ में चेंज हो गया है, यूनियन टेरेटरी में लद्दाख भी बन गया है, तब से मतलब उसमें क्या चीज़ें चेंजेस हुई हैं, वहीं सारी चीज़ें। इसके जो अध्यक्ष हैं अधीर रंजन चौधरी जी हैं, और यहाँ कश्मीर में जाएंगे, क्लोथिंग, फूड, अपना डिफेंस पर्सनल से भी जो है आर्मी वालों से भी मिलेंगे वहाँ पे, उनको कैसे जो है ऊंची जगहों के लिए कपड़े और फूड वूड प्रोवाइड हो रहा है कि नहीं हो रहा है। पीएससी की मेंबर श्रीनगर, द्रास, कारगिल ले जाएंगे। कारगिल में 14 अगस्त को जाएंगे, वहाँ पे इंडिपेंडेंस डे है भारत का मनाएंगे। ठीक, इसी तरीके से पार्लियामेंट्री स्टैंडिंग कमेटी जो है होम अफेयर्स वाली, उसके जो चेयरमैन है कांग्रेस के लीडर है आनंद शर्मा, वो होंगे, वो कश्मीर और ले जाएंगे 17 अगस्त को।
और इस बार का जो एजेंडा है विजिट का वो यही है कि वो पैनल देखेगा भैया कि कैसा प्रशासन चल रहा है, क्या विकास हुआ है क्षेत्र में, और जो सेंट्रल पुलिस फोर्सेस हैं उनकी कार्य करने की जो वर्किंग कंडीशन है वो कैसी है। ठीक, पब्लिक अकाउंट्स कमेटी मैंने आपको बताया। इसमें एक फैक्ट और याद कर लेना कि मॉन्टेग्यू चैम्सफोर्ड जो रिफॉर्म हुआ था 1921 में जो आया था, उसमें पहली बार इसको जो है पब्लिक अकाउंट कमेटी को लाया गया था एला कॉन्सेप्ट। ठीक, ये अवधारणा पहली बार आई थी वहाँ पर। पार्लियामेंट बनाती है, ऑडिट करती है कि क्या भैया रेवेन्यू राजस्व या फिर क्या व्यय किया है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, तो गवर्नमेंट या फिर कार्यकारिणी या फिर एग्जीक्यूटिव के ऊपर एक तरीके से चेक रखती है। ठीक, और पार्लियामेंट एक्सरसाइज करता है, वही चीज़ बताइए यहाँ पर। और यहाँ पे कमेटी जो है इसके अलावा कौन सी होती है कमेटी, एस्टिमेट कमेटी होती है और पब्लिक अंडरटेकिंग की कमेटी होती है। तीनों मिला के जो है आपका फाइनेंशियल स्टैंडिंग कमिटीज़ होती हैं, वित्तीय स्थायी समितियाँ होती हैं। स्थायी मतलब कि परमानेंट बनती हैं, बार बार, एडहॉक नहीं है। ठीक, एडहॉक नहीं है, लगातार रहती, परमानेंट नेचर की होती है। ठीक, और अच्छा बताइए कि जो पब्लिक अकाउंट्स कमेटी होता है इसका चेयरमैन कौन होता है। ठीक, चेयरमैन कौन होता है इसके बारे में कमेंट करके बताइएगा। ठीक, और ये पब्लिक अकाउंट कमेटी जो है ये कंसिस्ट करती है, वहीं 22 मेंबर होते हैं, 15 लोकसभा से, 7 राज्यसभा से। ठीक, ये वाली चीज़ें। और सीएजी की रिपोर्ट पे ये लोग जो है प्राइमरी फंक्शन होता है सीएजी की रिपोर्ट को पढ़ना, पार्लियामेंट में उसको रखना। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो भी एक स्कीम है, वो है आपका प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। ठीक, फुल फॉर्म है पीएम दक्ष योजना का, प्रधानमंत्री दक्षता और कुशलता संपन्न हितग्राही योजना। अब यहाँ पे एक चीज़ समझना कि सामाजिक न्याय और जो आपका एम्पावरमेंट है, ठीक है, तो इनमें अधिकारिता जो मंत्री हैं वीरेंद्र कुमार, इन्होंने अभी लॉन्च किया है, ऑनलाइन पोर्टल बना दिया है या एक और मोबाइल एप्लीकेशन। तो ये क्या है, सिंपल सी बात है कि भैया एक मोबाइल एप्लीकेशन है, वहीं सारी चीज़ें हैं, डिजिटलाइजेशन कर दिया गया है। ठीक, एक वेबसाइट बना दी गई है, मोबाइल एप्लीकेशन बना दिया गया है। कार्य क्या है, कार्य ये है कि भैया कौशल का विकास करना है। स्कीम, जो भी स्कीमें आती हैं उन सब का ब्यौरा, कौन सी ट्रेनिंग, प्रशिक्षण, शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, उन सब के बारे में जानकारी इस ऑनलाइन पोर्टल या फिर मोबाइल एप्लीकेशन पे होगी जिसका नाम है पीएम दक्ष। ठीक, और इसमें ये किसके, इसके टारगेट ग्रुप कौन से हैं, बैकवर्ड क्लासेस से सब के लिए जो कौन से स्किल डेवलपमेंट स्कीम्स हैं, शेड्यूल कास्ट के लिए कौन सी यानी डेवलपमेंट वाली स्कीम्स हैं, या फिर सैनिटेशन वर्कर्स के लिए कौन सी इस तरीके की स्कीम है, वो सारा ब्यौरा उठा के यहाँ पे कर दिया। इस पे लॉगिन करो, जाओ, आपको पता चल जाएगा अच्छा ट्रेनिंग के एजेंसीज कौन कौन सी हैं, आपके आसपास कौन सी ट्रेनिंग है इस टाइप की स्किल जो है डेवलपमेंट वाली मिल सकती हैं। ठीक, और वहाँ पे जाके सारी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप बस एलिजिबल होने चाहिए, बैकवर्ड क्लास, शेड्यूल कास्ट या फिर सैनिटेशन वर्कर से होने चाहिए। वहाँ जाइए, सारा पिटारा इन्फॉर्मेशन आपके सामने है। फैसिलिटेशन किया जा रहा है आपका आईसीटी के जरिए, यानी कि इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी के जरिए। और जो है इसके थ्रू होगा क्या भाई, वही, क्योंकि मंत्रालय कौन सा है, सामाजिक न्याय और एम्पावरमेंट, अधिकारिता, तो उसमें यही करना चाहते हैं कि जो हमारे हाशिए पे, जो हमारे समाज के हाशिए पे जो लोग हैं, जो समुदाय हैं, बैकवर्ड क्लास है, शेड्यूल कास्ट है, सैनिटेशन वर्कर्स हैं, तो उनको मेन स्ट्रीम में लाया जाए, उनका जो है सामाजिक न्याय हो सके, उनका सामाजिक जो है बढ़िया मोबिलाइजेशन हो सके। ठीक, तो ये चीज़ें यहाँ पे जब उनके अंदर जो उनको फैसिलिटेट करके स्किल का वो सब कुछ मिलेगा, आसानी से ट्रेनिंग वेनिंग कराई जाएगी, और ऐसी ट्रेनिंग कराई जाएगी ताकि उनको जॉब वॉब आसानी से मिल जाए, तो बढ़िया रहेगा। तो ये ही चीज़ है, बस ये एप्लीकेशन है, ध्यान रखना, आपका मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एम्पावरमेंट ने इसको बनाया है। और इसमें देखिए वही सारी चीज़ें हैं कि स्किल, कौशल का जो है विकास, प्रशिक्षण करना है, अपस्किल करना है, रीस्किल करना है, किसी की ट्रेनिंग शॉर्ट टर्म, लॉन्ग टर्म, ये सारी चीज़ें, और एम्पावरमेंट करना है, आपका सशक्तिकरण करना है, किसमें, सामाजिक तरीके से, शैक्षिक तरीके से और आर्थिक तरीके से, किसका, मार्जिनलाइज सेक्शन ऑफ द सोसाइटी। ठीक, जो पिछड़े वर्ग हैं हमारे समाज के, उनका सबका। ठीक, और फोकस इस प्रोग्राम का ये है कि हाई क्वालिटी स्किल दो ताकि जॉब वॉब आसानी से मिल सके, और जॉब जो है दे भी सको आप। सेल्फ एम्प्लॉयमेंट वाली चीज़ें भी है, खुद से भी आप अपना काम कर सकते हो। पीएम दक्ष पोर्टल है, मोबाइल ऐप है, फिर से बता दे रहा हूँ, ट्रेनिंग वेनिंग ईजिली आप फाइंड कर सकते हो। बेनिफिट यहाँ पे यही है कि आप इस पे जाइए और अपना देखिए एक ही क्लिक पे कि भैया कौन से आपके आसपास कोई अगर हो रही है इस तरीके की ट्रेनिंग, तो आप आराम से उसको ढूंढ के जाके कर सकते हैं। सारी ट्रेनिंग एजेंसी भी इसमें आ जाएंगी। अच्छा, इसमें जो पद्धति, जो कार्यान्वयन करने के लिए जो पद्धति अपनाई जा रही है, मेथोडोलॉजी, वो यही है कि आईटी, एंड टू एंड आईटी सिस्टम है, ट्रेनिंग और इको पूरा सिस्टम पूरा इसमें उतार दिया गया है। और दक्ष पोर्टल होगा, ट्रेनिंग एजेंसी भी आपको मिल जाएंगी, एलिजिबल कैंडिडेट अपना आधार नंबर देंगे
और एरिया ऑफ इंटरेस्ट बताएंगे, इंस्टीट्यूशन बताएंगे, वहाँ पे जाके आसानी से यहाँ पे ट्रेनिंग कर सकते हैं। ठीक, अगला जो हमारा टॉपिक है वो है सांसद आदर्श ग्राम योजना। अब देखो ये योजना आई थी आपकी मेरे ख्याल से 2000 कब आई थी, 14 को आई थी। ठीक, जेपी नारायण जी आप लोग पता होगा, जो टोटल रेवोल्यूशन जो हुआ था आपका 1975 में जब इमरजेंसी लगी थी, तो जेपी नारायण जी बहुत आगे थे। उससे पहले भी जेपी नारायण जी बहुत बड़े एक फिगर हैं, हमारे स्वतंत्रता सेनानी भी रहे हैं। तो अभी आप वैसे मैं आपको बता दूं, अदर देन दैट फैक्ट जो है, जेपी नारायण जी वाला जो टोटल रेवोल्यूशन वाला संपूर्ण क्रांति इसको बोलते हैं हिंदी में, 1975 में हुआ था। और उसी की उस पर जो है इन्होंने लगा दिया था, इंटरनल डिस्टर्बेंस को मानते हुए आपका इमरजेंसी लगा दी थी, नेशनल इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी जी ने। तो उस समय जो मूवमेंट चला जेपी नारायण जी की अध्यक्षता में, उस समय जो लीडर थे, स्टूडेंट लीडर, पता है कौन कौन थे? आज सारे जो है लगभग, जैसे नीतीश कुमार चीफ मिनिस्टर, लालू यादव, ठीक है, और भी कई सारे हैं, अगर जो कोई नाम आपको पता याद आ रहा हो तो बताइएगा। तो ये सब उस समय के जो है छात्र नेता थे, जो कि बाद में आके अब देखिए कहाँ पहुँच गए। ठीक है, तो ये सही चीज़ है। सांसद आदर्श ग्राम योजना में कुछ नहीं है। आदर्श ग्राम मतलब कि मॉडल विलेज बनाना है। ठीक, कुछ नहीं है का मतलब ये नहीं कि कुछ भी नहीं है, क्या होना है ये बता रहा हूँ, मतलब बहुत सिंपल है, ये बोलना चाह रहा हूँ। आदर्श ग्राम मतलब मॉडल विलेज ऐसा बनाना है, हर सांसद को अपनी आपकी जो निर्वाचन क्षेत्र है, जो उसका पार्लियामेंट्री जो है आपका कॉन्स्टिट्यूएंसी है, वहाँ पर 3 ग्राम वैसे तो बनाने हैं, 2 ग्राम बनाने, कौन कौन उसमें से, लेकिन आपका खुद का, अगर जैसे मेल है एमपी तो खुद का, और उसकी फीमेल जो वाइफ है, उन दोनों का गांव नहीं होना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए पता चला अपना और अपनी बीवी का गांव को कर दिया, 2 गांव। इस तरीके से कोई भी आप विलेज बनाओ, उसमें जो है संपूर्ण तरीके से उसका विकास करो। ठीक, सारी बेसिक एम्यूनिटीज जैसे होती, पानी, स्वच्छता, ये सारी चीज़ें, बिजली, ये सब आसानी से पहुँचे, और उसमें बड़ा साफ सुथरा मॉडल विलेज बना दो, आदर्श विलेज बना दो, आदर्श ग्राम बना दो, सांसद अपने यहाँ। ठीक, तो अब लोकसभा का अगर सांसद होगा तो उसका तो निर्वाचन क्षेत्र होता है, लेकिन राज्यसभा के सांसद का क्या करोगे भैया, वो तो पूरे स्टेट का होता है। तो वो अपने स्टेट में कहीं पे भी बना सकता है 2 जो है आपके ग्राम। ठीक, शुरुआत में। और इसीलिए ये क्यों आपको मैं याद दिला रहा हूँ, क्योंकि सचिन तेंदुलकर जी राज्यसभा से एमपी हैं, और उन्होंने जो है अपना महाराष्ट्र में वैसे चुना था, तो उस स्टेट में कहीं पे भी वो चुन सकते थे मॉडल ग्राम विलेज। ठीक, अब इसमें एक क्वेश्चन आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए कि भैया राज्यसभा में तो कुछ जो है नॉमिनेटेड भी होते हैं, तो वो कहाँ कर सकते हैं? तो वो भैया जी पूरे इंडिया में कहीं पे भी गांव में कर सकते हैं। तो यही देखिए अंदर की जो थोड़ा सा डीप में जहाँ जाने की जरूरत है, वहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ यहाँ पर। ठीक, अदरवाइज संसद आदर्श ग्राम योजना है वो सब तो करेंगे, लेकिन जहाँ पे अगर अंदर पूछ लिया, लोकसभा का सबको पता है कि हाँ आपने जो है कॉन्स्टिट्यूएंसी में, लेकिन राज्यसभा का मेंबर का क्या करोगे? और राज्यसभा में जो नॉमिनेटेड है वो कहाँ बना सकता है, और वहीं पे खेला खेल जाएगा वो आपसे। तो ये चीज़ है। ठीक, अभी मिनिस्ट्री जो रूरल डेवलपमेंट मिनिस्ट्री है, उसने कंपाइल किया 127 सेंट्रल सेक्टर और सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम, 1806 स्टेट स्कीम, और उनको कन्वर्ज कर दिया है आपका जो है संसद आदर्श ग्राम योजना के अंतर्गत। ठीक, ये योजना जो है वही है, रूरल डेवलपमेंट करना है, पूरा सोशल सामाजिक विकास हो सके, इस तरीके से करना है, सांस्कृतिक विकास हो सके, और लोगों के अंदर ये उत्साह जगाना है कि भैया सोशल मोबिलाइजेशन होना चाहिए, विलेज की समुदाय के लिए बढ़िया से बढ़िया करना चाहिए। ठीक, नरेंद्र मोदी जी ने इसको 11 अक्टूबर, जिस दिन जो है जेपी नारायण जी का बर्थडे था, उस दिन इसको लॉन्च किया था। इन्होंने एक बुक भी लिखी थी। ठीक, वो बुक क्या नाम है, अच्छा बता दीजिए। ठीक, और इनका फीचर देखिए इस संसद ग्राम का यही है, आदर्श ग्राम का, कि डिमांड ड्रिवन होना चाहिए, जहाँ पे मांग कई लोग करें कि भैया हमारे यहाँ बनाओ, तभी बनाओ, सोसाइटी के, समाज के अनुसार होना चाहिए, और पीपल पार्टिसिपेशन बहुत ज़रूरी है, भागीदारी होनी चाहिए लोगों की। ठीक, आदर्श ग्राम जो है 3 बनाने थे 2019 तक, और पहला जो 2016 में बनाया था। कुल मिला के 5 आदर्श ग्राम बनाने थे, हर जो है आपके एमपी को हर साल 1 ग्राम। ठीक, और 2024 तक अब बनाना है, और 2019 में से लेकर 24 तक हर साल 1 आदर्श ग्राम बनाइए। और इसका देखिए ग्राम पंचायत इसको चुना जाएगा, ग्राम पंचायत में आपको बनाना है। ग्राम पंचायत कौन सी? 3000 से 5000 जनसंख्या वाले मैदानी क्षेत्रों में, और 1000 से 3000 जनसंख्या वाले हिल के क्षेत्रों में, या फिर ट्राइबल एरियाज़ में, डिफ़िकल्ट एरियाज़ में आपको जो है ये संसद आदर्श ग्राम जुड़ने हैं। ठीक, एमपी जो है आइडेंटिफाई कर सकता है, बस अपने और अपनी पत्नी के जो है विलेज को नहीं बनाएगा। इसका देखिए उद्देश्य यही है, योजना के मुख्य उद्देश्यों में शामिल यही है कि भैया जो एक मॉडल विलेज की तैयार करो, लोग देखें और कहें हाँ यार गांव हो तो ऐसा।
ठीक, ये एक मतलब इसमें सोच तैयार करनी है। और तो वहाँ पे गांव हो तो ऐसा तभी होगा जब सारी एम्यूनिटी सब कुछ बढ़िया बढ़िया से मिले। मॉडल और लोकल डेवलपमेंट अच्छे से करना है और रेप्लिकेट करना है, और भी दूसरी जगहों पे वही चीज़ें दोहराई जाएं एज ए बेस्ट प्रैक्टिस। ठीक, समझ में आ गया। अगला जो हमारा टॉपिक है वो है पीएम किसान से संबंधित। ठीक, अब देखो एक चीज़ समझना है यहाँ पर, पीएम किसान है आपका किसान सम्मान निधि से संबंधित, जिसमें कि 6,000 रुपया प्रति साल मिलता है। ठीक, 4-4 महीने के 3 तिमाही में 2-2 हज़ार रुपये दिए जाते हैं। फार्मर, कौन से फार्मर? स्मॉल एंड मार्जिनल, और जो फार्मर्स हैं, ठीक, सूक्ष्म और लघु जो आपके फार्मर्स हैं जिनके पास जो है आपका 5 एकड़ से भी कम है ज़मीन। ठीक, तो ऐसे किसानों को जो है पीएम किसान योजना की किसान सम्मान निधि योजना के अंतर्गत जो है आपका 6,000 साल में दिया जाता है डायरेक्टली बैंक अकाउंट में। ठीक, तो ये अभी स्कीम जो है अभी 9 अगस्त को, यानी आज 12:30 बजे दिन की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग करके मोदी जी पैसा बांटेंगे। ठीक है, तो ये वाली चीज़ है। 19,000 करोड़, 19,500 करोड़ रुपये बांट दिए जाएंगे करीबन 9.25 करोड़ बेनिफिशियरी फार्मर फैमिलीज़ को। अब एक चीज़ यहाँ पे ये भी है कि पीएम किसान मानधन योजना जो है ये अलग है, ये एक तरीके की पेंशन योजना है फार्मर्स के लिए। ठीक है, ये अलग है, पीएम किसान योजना अलग है, बस ये ध्यान रखना, वहाँ पे कंफ्यूज मत होना। पीएम किसान मानधन योजना देखिए, अगर यहाँ पे पीएम किसान की योजना की स्टेटमेंट दे दे तो कंफ्यूज मत होइएगा, बस ये मेन चीज़ है। और इसमें सम्मान राशि जो है करीबन 1.38 लाख करोड़ दे चुके हैं मोदी जी। और इसमें जो है आपका 6,000 रुपये प्रति साल जो है दिया जाता है। 2,000 उसमें ट्रांसफ़र किया जाता है डायरेक्ट बैंक अकाउंट में। और पहली बार जो है ये तेलंगाना की गवर्नमेंट के द्वारा देखा गया था, रैयत बंधु स्कीम चलाई गई थी, इससे फार्मर्स को काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा हुआ था। और इस स्कीम को जो है काफ़ी सराहा भी गया है, वर्ल्ड बैंक ने भी काफ़ी जो है कहा है कि बढ़िया, हाँ सही काम किए हो। और इसके बाद जो है कई सारे इकोनॉमिस्ट ने भी कहा है कि भैया ये तरीका ज़्यादा अच्छा है लोन माफ़ी करने से, कर्ज माफ़ी करने से ज़्यादा। ठीक, और इसमें पॉजिटिव आउटकम भी आया है। और गोयल जी जो थे इससे पहले, उन्होंने आपका पीयूष गोयल जी जो थे वो 2019 में इंटरिम जो आंतरिक बजट आया था, उस केंद्रीय बजट, उसमें इसको लॉन्च किया था। ठीक, और रेट्रोस्पेक्टिव से लॉन्च किया था, ध्यान रखिएगा। यहाँ पे 1 फरवरी से आया है। अभी देखो हम लोगों ने कल परसों क्या पढ़ रहे थे कि रेट्रोस्पेक्टिव टैक्सेशन जो है वो तो गवर्नमेंट ने उड़ा दिया 7 साल बाद, ये कह के कि टैक्स टेररिज्म था। ठीक, लेकिन यहाँ पे जो है जस्ट इलेक्शन से पहले फार्मर्स को जो है ये 6,000 रुपये साल का, यानी कि 17 रुपये प्रतिदिन जो है दिया गया था। अभी बताऊँगा किस चीज़ के लिए है। और इसको रेट्रोस्पेक्टिव इफेक्ट दिया गया था, मुझे जहाँ तक याद आ रहा है शायद अक्टूबर से था 2018 के। ठीक, ताकि जो है वोट बैंक इसको बना के वोट लिए जा सके। मतलब फार्मर्स को 17 रुपये प्रतिदिन, बहुत ही बड़ा अमाउंट है। और 3-4 महीने में एक बार आता है 2,000 रुपये। और ये कहा जा रहा है, इसका उद्देश्य यहाँ पर ये है कि ये स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स के लिए होता है। ठीक, और ये सेंट्रल सेक्टर्स की, यानी कि केंद्र सरकार पूरी तरीके से इसमें पैसा डालती है। तो मतलब ये ऐसा लगता है कि प्रधानमंत्री जी डायरेक्टली दे रहे हैं। ठीक, सीधे खाते में आ रहा है, तो ये अच्छी बात है। बीच में सुपरविजन नहीं होती है, इधर ज़्यादा घोटाला कुछ नहीं, कम हो जाता है, बहुत अच्छी बात है। पीएम किसान स्कीम जो है इसका उद्देश्य यहीं पे ये है कि भैया जो वित्तीय ज़रूरतें होती हैं किसी किसान को अपनी फसल का स्वास्थ्य अच्छा करने के लिए, अपने फसल के जो है अपना तैयारी करने के लिए, बीज लेना, ये सारी चीज़ लेने के लिए, ये 6,000 रुपये जो उनकी इनपुट कॉस्ट है उसको जो है फार्मर्स को उसमें मदद करता है। ये चीज़ मेन है यहाँ पे पीएम किसान का सम्मान है 17 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से। ठीक, तो ये चीज़ है। और ये एक तरीके का आपका यूनिवर्सल बेसिक इनकम का भी एक वो है। ठीक, कि आपका डायरेक्टली पैसे दिए जा रहे हैं। बस इसमें कंडीशन ये है कि स्मॉल एंड मार्जिनल हो सकता है आगे जाके और सबको भी इस बार बांट दिया जाए, या फिर 2024 से इलेक्शन से पहले बांट दिए जाएंगे। तो ये वाली चीज़ है। ठीक, तो मेरा मतलब ये है कि ऐसे पीस मील तरीके से नहीं होना चाहिए। पूरा जो है रिफॉर्मेशन चाहिए एग्रीकल्चर में। अगर आप वाकई में चाहते हो कि भारत में पॉवर्टी ख़त्म हो सके, असमानता ख़त्म हो सके, भुखमरी ख़त्म हो सके, तो आपको ये नहीं कि जब इलेक्शन आया तो बांट दिए 6,000 रुपये और फिर जो है पूछा नहीं 5 साल तक। तो ये चीज़ नहीं होनी चाहिए। बेहतरीन तरीके से पूरा फुल प्रूफ जो है, और मतलब एक इच्छा शक्ति चाहिए, पॉलिटिकल विल, जिस हिसाब से इच्छा शक्ति वोट खींचने के लिए चाहिए। अच्छा, ये सभी गवर्नमेंट करती हैं, ऐसा नहीं कि ये इसी गवर्नमेंट ने किया है। पहले जो है गवर्नमेंट जो थी उन्होंने कर्जा माफ़ी 60,000 करोड़ रुपये कर दिया था। तो ये सारी चीज़ें सारी गवर्नमेंट कर रही हैं, इसमें कोई भी ऐसा दूध का धुला नहीं है।
बस मैं चाहता हूँ कि एग्रीकल्चर, और हमारे जैसे कहा जाता है कि भारत जो है ग्रामीण क्षेत्रों में रहता है, 71.16% जो है आपकी जनता कहाँ रहती है, गांव में रहती है। 2011 का सेंसस का डेटा है ये। तो और ज़्यादातर जो है कृषि प्रधान ही तो है हमारा इकोनॉमी, तो वहाँ पे आपको करना जरूरी। ये तो ऐसी प्रॉब्लम जो सामने कई सालों से है, तो आप क्या इसको नहीं देख पा रहे हो? 70 सालों में अगर कुछ नहीं हुआ तो इसको करो, ये चीज़ है। किसानों का मुद्दा अलग चीज़ है, किसानों से संबंधित जो बिल्स आए हैं उसका भी मैंने जो है वीडियो बना रखा है, आप लोग सर्च करके देख सकते हैं। ठीक, देखिए जीएस पेपर 3 से संबंधित हमारा एक एयर क्वालिटी का मैनेजमेंट करने के लिए अपने कौन से नेशनल कैपिटल रीजन दिल्ली और आसपास के रीजन में एक कमीशन आयोग बनाया गया है। अभी क्या हुआ, हम लोगों ने थोड़े दिन पहले इसके बारे में पढ़ा भी था। अभी इसके संबंधित एक बिल लाया गया और बिल दोनों ही संसद के जो है सदनों से पास हो गया है। ठीक, इसका फुल फॉर्म है कमीशन फॉर एयर क्वालिटी मैनेजमेंट इन नेशनल कैपिटल रीजन और साथ के आसपास के एरियाज 2021। आपके जो एनवायरनमेंट मिनिस्टर हैं भूपेंद्र यादव इसको लेके आए थे। और इस बिल के बारे में देखोगे तो भैया पहले देखो ये था ना एनवायरनमेंट पॉल्यूशन प्रिवेंशन कंट्रोल अथॉरिटी, अब इसको हटा दिया गया है। ठीक, हटा दिया जाएगा। और मेन चीज़ ये है कि दिल्ली एनसीआर के रीजन के पास में बहुत ही बटा हुआ था। ठीक है ना, कई सारी संस्थाएं थीं और कई सारा ओवरलैपिंग भी, कोई काम कर रहे थे, कोई कर रहा था, कोई नहीं कर रहा था, मतलब निगरानी सुपरविज़न, और कुल मिला के ग्राउंड लेवल पे जो है वो इफेक्टिवली प्रभावकारी तरीके से जो है पोल्यूशन को नहीं रोका जा रहा था। हर साल जो है एयर पोल्यूशन में दिल्ली जो है टॉप 10 में रहता है। तो इसलिए थोड़ा सा एक बढ़िया काम किया है सरकार ने हमारी अभी वर्तमान की, कि भैया एक ये लाया कि ये सब जो डुप्लीकेसी है, ओवरलैपिंग, ये सब खत्म करो। एक संस्था आयोग बना दिया है और ये जो सरकार, अलग अलग राज्य की सरकार अलग अलग जो है अपना काम करती हैं, जैसे दिल्ली की, हरियाणा की, पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान की, और ईपीसीए करता था। तो अब इसको हटाओ, एक आयोग बनाओ और यही काम करेगा। ठीक, इसके पास पूरी चीज़ होंगी। और आपका मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट एंड फॉरेस्ट जो है क्लाइमेट चेंज वाला, सुप्रीम कोर्ट ने एक केस बनाया था। आपका केस का नाम था MC मेहता वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। ये काफ़ी जो एनवायरमेंटलिस्ट थे, एनवायरनमेंट के फेवर में रहते थे 1988 में। तो अब ये EPCA वाली संस्था बनाई गई थी। ठीक है, और कहा गया था NCR के आसपास के एरिया में जो पराली जला लेते हैं, स्टबल बर्निंग होती है, एयर पोल्यूशन होती है, कंस्ट्रक्शन की वजह से होती है, डीजल जनरेटर की वजह से होती है, कई सारे कारण हैं, तो उन सबको अब NCR में रोका जाएगा। ठीक, और EPCA को हटाने का एक रीज़न ये भी है कि इसमें कोई भी पीनल प्रोविजंस नहीं थे, मतलब पेनल्टी वल्टी दंड वंड नहीं दिया जा सकता था। तो अब इसमें दंड का प्रोविज़न था। लेकिन चक्कर क्या हुआ कि जो नया आयोग बना उसके लोग जो है अपोज करने लगे। क्यों? क्योंकि दंड इतना ज़्यादा था एयर पोल्यूशन करने के लिए कि मतलब लोग कह रहे थे यार कि तुम फार्मर्स को अगर पराली जला रहा है मजबूरी में, तो आप उसको जेल में डाल दोगे 5-5 साल के लिए। 1-1 करोड़ तक का जुर्माना था। तो फाइनली फिर हुआ क्या कि अभी जब गवर्नमेंट ने इसको अभी जब ये लॉन्च करके फिर इसको बिल पास करवाया है, तो उसमें जो पीनल प्रोविजंस हैं इंडस्ट्री जो पोल्यूशन करेंगे उनके ऊपर तो लागू रहेगा, लेकिन फार्मर्स के ऊपर जो है हटा लिया गया है। फार्मर्स को ऊपर नहीं होगा, लागू किया जाएगा। तो ठीक भी है, गलत भी है, दोनों चीज़ें हैं, इसमें देखा जाएगा। तो फिलहाल जो अभी जिस रूप में पास हुआ वो मैं आपको बता दे रहा हूँ कि फार्मर्स के ऊपर, बाकी जो एयर पोल्यूशन लोग कर रहे हैं इंडस्ट्री और बाकी सेक्टर, उनके ऊपर रहेगा। ठीक, पीनल प्रोविजंस, आपका जेल भी जा सकते हो और जुर्माना भी दिया जा सकता है, ये चीज़ है। इसमें सारे मॉनिटरिंग बॉडी जितने भी हैं सब क्वालिटी मैनेजमेंट अब इसी के अंतर्गत और समयबद्ध तरीके से किया जाएगा काम, ये चीज़ यहाँ पर है। ये कमीशन रिप्लेस कर देगा जो और मॉनिटर करेगा, निगरानी करेगा, इन्वेस्टिगेट करेगा, प्लान करेगा, मिटिगेशन किस तरीके से एयर पोल्यूशन को कम करना है। EPCA को हटा देगा 22 साल के बाद। EPCA की अभी कहा गया था भैया आउट ऑफ ट्यून हो चुका है, कोई पावर नहीं है, कोई नहीं मानता इसको, कुछ नहीं समझते, तो उसको ख़त्म ही कर देना अच्छा है। इसमें ये बताया गया था कि पीनल प्रोविज़न जो है नहीं थे, लेकिन अब आ गए हैं इस आयोग के अंतर्गत। लेकिन पीनल प्रोविज़न जो है ये फार्मर्स के ऊपर नहीं लगेगा, बाकियों के ऊपर लगेगा। देखिए यहाँ लिखा हुआ है पेनल्टी अभी भी है, लेकिन और अदर सेक्टर्स और इंडिविजुअल के ऊपर है। जो फार्मिंग कम्युनिटी, जो हमारे कृषक समाज के लोग हैं, उनके ऊपर ये जो है जेल वेल नहीं हो सकती उनको, ये चीज़ है। ठीक, और दिस चेंजेस अप्रैल के ऑर्डिनेंस में जो आया था अब चेंज कर दिया गया था, अब इसी रूप में जो है पास हुआ है। 9 अगस्त का हमारा जो डेली UPSC GS मीन्स आंसर राइटिंग होती है उसका 83वां क्वेश्चन ये है कि आप लोग पूछा गया कि शक्ति का पृथक्करण क्या है, यानी कि सेपरेशन ऑफ पावर क्या है। हाउ एंड इन व्हाट वेज, दो चीज़ें हैं, हाउ एंड इन व्हाट वेज पार्लियामेंट एक्सरसाइज कंट्रोल ऑन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर और एग्जीक्यूटिव, कैसे और किन तरीकों से संसद मंत्रिपरिषद या कार्यकारिणी पर नियंत्रण रखती है, एनालाइज करिए, विश्लेषण करिए। ठीक,
और हम लोग आ चुके हैं अपने फेवरेट सेक्शन पे, जिसका नाम है कॉमन बनेगा इस पीसीएस में। अभिंद्रनाथ, अबे आंसर दिख गया क्या? अभिंद्रनाथ टैगोर जी से संबंधित जो है कुछ यहाँ पे स्टेटमेंट दिए, बताइए कौन कौन सा जो है सही है। ये एक नेफ्यू थे, भतीजे थे रविन्द्रनाथ टैगोर जी के, क्या ये सही है बताइए। और ये जो है कई बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के, ठीक, बंगाल स्कूल ऑफ आर्ट के काफ़ी प्रमुख कलाकारों में से एक थे। और वे भारतीय कला में स्वदेशी मूल्यों के पहले प्रमुख समर्थक थे। मतलब समझ रहे हो कि इंडियन आर्ट में स्वदेशी या वैल्यू ज़्यादा हो, ऐसा नहीं है कि वो जो अंग्रेजों के अब जो है उल्टे सीधे जो पिक्चर्स बनाई जाती थी कला में, वो नहीं, इंडियन आर्ट में इंडियननेस होनी चाहिए। तो ये सब कहते थे कि सारे स्टेटमेंट यहाँ पे एकदम जो है 100% खरे हैं और बिल्कुल सही है। टैगोर जी का अभी ये अभिनंदनाथ टैगोर जी का जो है 150वां जो है आपका बर्थ एनिवर्सरी थी 7 अगस्त को। इनकी को जो फेमस पेंटिंग्स हैं, भारत माता, पासिंग ऑफ शाहजहाँ, ठीक, माई मदर और फेरीलैंड इलस्ट्रेशन और जर्नीज एंड, ये सब इन्होंने बनाए थे। इसके साथ ही साथ लिटरेचर के साहित्य में भी उनका योगदान था, जैसे कि इन्होंने एक प्रोफिशिएंट एंड एक्म्प्लिस्ड बच्चों से रिलेटेड जो है काफ़ी अच्छी बुक्स लिखते थे। बंगाली चिल्ड्रन लिटरेचर अगर देखा जाए तो यहाँ पर इन्होंने लिखी हैं बुलो अंगला, खिरेर पुतुल और राज कहानी, ठीक। तो ये है अभिनव टैगोर जी से संबंधित। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है रेल मदद ऐप। अब तो समझ में आ ही रहा है कि रेल में मदद चाहिए, तो लेकिन कब क्या है देख लेते हैं। ये एक तरीके का एकीकृत और जो है नया तरीके का एक सोल्यूशन है कस्टमर के ग्रीवांसेस को जो है सही करने का। इसमें असिस्ट कर देगा आपका रेल मदद में, मल्टीपल चैनल से आप कर सकते हो। तो स्टेटमेंट सही है गलत है बताइए। एक आप मतलब मल्टीपल इसमें चॉइसेस क्या क्या हो सकती हैं, आप चाहे वेबसाइट पे चले जाओ, मोबाइल एप्लीकेशन पर चले जाओ, आप एसएमएस के पे चले जाओ, सोशल मीडिया पे चले जाओ, हेल्पलाइन नंबर पे चले जाओ 139, बस चले जाओ, अपनी शिकायत दर्ज कराओ और उसको जो है निवारण करा लो, ठीक। इसके अलावा रेल मदद ऐप जो है एक नेशनल ट्रांसपोर्टर ने क्या किया है, रेलवे जो ट्रांसपोर्टर है रेल के थ्रू, उसने जितनी भी एग्जिस्टिंग हेल्पलाइंस थी उनको एक जगह ला के दे दिया है ताकि जो है बस कस्टमर का जल्दी से निवारण हो सके। तो देखिए यहाँ पे तीनों ही स्टेटमेंट गलत नहीं है। इसमें देखिए क्या है कि लॉन्च किया है इंडियन रेलवेज़ ने इस ऐप को, 139 वाली जो हेल्पलाइन है, इसमें सारी तरीके की आप जो है इंक्वायरी कर सकते हो 12 लैंग्वेज में किसी भी समय। बस आपका ये है कि आप जब सफ़र कर रहे हो तब, ठीक है ना, ये चीज़ है। और उसके बाद भी कर सकते हो, राउंड द क्लॉक अगर दे रखा है। मतलब आपको कई बार होता है कि कई लोग आपको लगता है आप तो उस समय नहीं करते हो, बाद में कर सकते हो शिकायत, और कंप्लेंट अपनी रजिस्टर करा लो, कुछ ही इनपुट दे के पैसेंजर को, और आईडी दे देना अपनी, तो उसमें फिर जो है तुरंत ही आपको एक नंबर दे दिया जाएगा, उसके ज़रिए आपके इमीडिएट एक्शन लेकर आपकी कंप्लेंट को ख़त्म कर दिया जाएगा, सुधार कर लिया जाएगा, ठीक। तो इसी के साथ में हम लोग आज का सेशन खत्म होता है। अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक बटन तोड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर सब्सक्राइब करा के जोड़िए ताकि हमारा जो मिशन है वो कंप्लीट हो सके, लोगों का सिलेक्शन करा कर। देखिए आप लोग फिर से बताना चाहता हूँ, यूपीएससी और ईपीएफओ का हमारा कंप्लीट पेड ग्रुप चालू है। आप लोग जानकारी लेना चाहते हैं तो 8564880530 9696066089 पे आप लोग कॉल करके एडमिशन या फिर जानकारी ले सकते हैं। तो चलिए कल फिर से मुलाकात होगी सुबह 10 बजे, तब तक ले आप लोग से लेते हैं अलविदा। खूब पढ़िए, मेहनत करिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद, जय भारत, ऑल द वेरी बेस्ट है। वंदे वंदे मातरम।